ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्वर्गीय नंदलाल मीणा, पूर्व जनजाति मंत्री जी के जीवन और आदिवासी संस्कृति से जुड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित है। फिल्म में दर्शाए गए विचार, घटनाएं और प्रसंग शोध, लोक स्मृतियों और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी भी समुदाय, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं को सम्मानपूर्वक दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये फिल्म एक रचनात्मक और शैक्षणिक प्रयास है जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को सामने ला। ब्रिटिश राज के अंत से पहले देवगढ़ रियासत और कांठल राज्य के जंगलों के बीच जन्मी यह एक सच्ची कहानी है जो एक शताब्दी से अधिक समय पुरानी आदिवासी परिवारों के जीवन संघर्ष और प्रकृति के लिए दिए गए बलिदान को दर्शाती है। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच राजस्थान के दक्षिण छोर पर बसा था कांठल राज्य। चारों ओर घने जंगल, बहती नदियां, झरनों की गूंज और हवा में हर समय तैरता एक अनजाना डर। दिन में यह इलाका स्वर्ग लगता था और रात होते ही अंधेरे में गांव नजर भी नहीं आते थे। रात के अंधेरे में भयानक जंगल जाग जाता था। प्रकृति की औषधियों की चमक और तारों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलती चली जाती। तभी पहाड़ियों से दूर से सुनाई देती मोर की चीख, शेर की जोरदार आवाज, अन्य जानवरों की दहाड़ और फिर गहरा सन्नाटा। जंगल में बसे आदिवासी परिवार यहीं अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी धरा पर घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अंबा माता खेड़ा गांव, जिसमें कुछ कच्ची झोपड़ियां दूर दूर बनी हुई थीं। दो बच्चों ओंकार, मीणा और किशन लाल मीणा के साथ। दोनों भाई बचपन से ही साहसी, बहुत ईमानदार, समाजसेवी और मेहनती थे। हमेशा उनके हाथों में भाला और धनुष बाण रहा करते थे। दोनों भाई ऊंची नीची जमीन पर बेलों के सहारे खेती करते। जो अनाज पकता उसी से परिवार का पालन पोषण होता। बकरी पालन, मुर्गा मुर्गी पालते जिन्हें रियासत के हाट बाजार में बेचकर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते। दोनों भाइयों की शादी आदिवासी रस्मों से परिवार वालों ने कर दी और दोनों भाई अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहने लगे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को हारे थके अपने घर लौट आते। रूखा सूखा जो भी भोजन मिलता प्रेम पूर्वक खा लेते। रात में दोनों भाई अलग अलग अपने परिवारों की रक्षा के लिए जागते रहते। कभी जंगली जानवरों से तो कभी चोर डकैतों से लड़ाई लड़ते। एक दिन बहुत तेज ठंड थी। घना कोहरा गिर रहा था। चांद की रोशनी ऐसी लग रही थी मानो पूरे क्षेत्र में चांदी की बरसात हो रही हो। दोनों भाइयों का परिवार आग के चारों ओर बैठा था। बच्चे अपनी मां से चिपके हुए। कुछ बुजुर्ग आग में लकड़ी डालते हुए कहते हैं, रात जल्दी उतरती है, कांठल में संघर्ष भी रोज नया पन्ना लेकर आ जाता है। आज रात कुछ अनहोनी हो सकती है, सभी बच्चे पास में रखें और आग के पास ही रहें। तभी एक कच्चे घर के भीतर से मजबूत भुजाओं वाला, मुख पर सूर्य जैसा तेज फुर्तीला 20-22 साल का युवक किशन लाल मीणा घर से बाहर आता है, जिसकी आंखों में न डर है न भय, बल्कि जंगल जैसी गहराई में शांति, शेर जैसी दहाड़ और बाज से भी तेज निशाना। उसके लिए शेर की दहाड़ उतनी ही आम है जितनी किसी और के लिए मंदिर की घंटी, क्योंकि रोज किसी न किसी जानवर से मुकाबला होता था। किशन लाल मीणा अपना धनुष बाण संभालता है क्योंकि आज रात उसकी बारी है जंगल की रखवाली के लिए। अंधेरा और गहरा हो चुका है। पेड़ों के पत्तों के बीच से आंखें चमकती हैं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। जानवरों की आवाजें जोर जोर से आती हैं, फिर अचानक कम हो जाती हैं। लेकिन किशन लाल मीणा दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य पर डटा रहता है। तभी धप 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 घोड़ों की टापों की आवाज। एक पगडंडी से झाड़ियों के बीच से कुछ घुड़सवार नजर आते हैं। किशन लाल मीणा एक पेड़ की ओट में छिपकर सब देख रहा था। रियासत के चौकीदार जंगल में प्रवेश करते हैं। लालटेन की रोशनी हिलती हुई आगे बढ़ती है। चौकीदारों में से एक कहता है, आज फिर किसी गांव से मवेशी उठा ले जाएंगे और जंगल में रात को पकाकर खाएंगे। किशन लाल सब सुन रहा था। जैसे ही घुड़सवार पास आते हैं, किशन लाल मीणा उनके रास्ते में आ खड़ा होता है। आंखों में आत्मविश्वास, हाथ में लाठी और धनुष बाण। यह देखकर चौकीदार रास्ता बदल लेते हैं और बिना कुछ लिए वापस चले जाते हैं। किशन लाल मीणा भी अपने गांव लौट आता है। कांठल की धरा अरावली पर्वतमाला से घिरी थी।
यहाँ जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा संघर्ष होते रहे हैं। प्रकृति सिर्फ जानवरों के शिकार की नहीं, बल्कि शोषण और सत्ता की लड़ाई की भी गवाह रही है। एक रात गांव में शेर आ जाता है और भेड़, बकरियां मार देता है। सुबह गांव में मातम छा जाता है। भूख से बच्चे रोते हैं और लोग बिना खाना बनाए सो जाते हैं। ये देखकर किशन लाल मीणा निर्णय लेता है, आज रात वह स्वयं गांव की रखवाली करेगा। रात होते ही चारों ओर जानवरों की आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी पेड़ों के बीच से शेर निकलता है। किशन लाल मीणा पेड़ से नीचे कूदता है और शेर के सामने आ खड़ा होता है। भयंकर संघर्ष होता है। अंततः शेर भाग जाता है, लेकिन किशन लाल बुरी तरह घायल हो जाता है। शरीर से खून बह रहा होता है। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। गांव वाले सब समझ जाते हैं। जड़ी बूटियों से इलाज होता है और समय के साथ घाव भर जाते हैं। कुछ समय बाद रियासत के लोग आदिवासियों की जमीन और जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। किशन लाल मीणा और उसका भाई ओंकार मीणा बहुत दुखी होते हैं। वे हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं। दोनों भाई प्रकृति की तरह शांत, लेकिन आग की तरह भड़कने वाले। एक रात घोर अंधेरा, तेज बारिश, बिजली चमक रही है। एक ओर जंगल, दूसरी ओर सत्ता के हथियारबंद लोग। वे गांव में घुसकर बकरियां जबरन ले जाने लगते हैं। किशन लाल अपना धनुष उठाता है। पीछे पूरा गांव खड़ा है, स्त्रियां, पुरुष, बुजुर्ग। सब कहते हैं आज कांठल सिर्फ प्रकृति नहीं, हम सबकी आत्मा है। आज यह हमसे एकजुट संघर्ष मांग रही है। तभी किशन लाल तेज आवाज में कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों का बलिदान भी दूंगा। बिजली कड़कती है, आंधी तेज होती है, पेड़ गिरने लगते हैं। एक बुजुर्ग महिला कहती है, आज या तो कोई चमत्कार होगा या कोई महान आत्मा जन्म लेगी। तभी मां अंबा के मंदिर से तेज प्रकाश निकलता है और किशन लाल के घर की ओर बढ़ता है। अंदर किशन लाल की पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही होती है। अचानक बच्चे के रोने की आवाज। एक बुजुर्ग महिला दौड़कर आती है, लड़का हुआ है। किशन लाल आनंद से भर जाता है। दाई मां बच्चा उसकी गोद में देती है। बच्चे के मुख से तेज प्रकाश और आंखों में अद्भुत चमक। किशन लाल कहता है, जिस तरह कंस के अत्याचारों से प्रजा को बचाने कन्हैया ने जन्म लिया था, उसी तरह आज 25 जनवरी 1947 को कांठल की धरती पर इस नंद ने जन्म लिया है। इसका नाम नंदलाल मीणा रखो। ये कलम की नोक से हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेगा। कहते हुए किशन लाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह सूरज पहाड़ियों से निकलता है। झरना बह रहा है। किशन लाल मीणा पहाड़ी पर खड़ा अरावली को देख रहा है। कांठल की कहानी किसी किताब में नहीं, इन जंगलों की सांसों में लिखी है। रियासत काल के आदिवासी जीवन की झलक। कस्बा प्रतापगढ़ राजस्थान से 5 किलोमीटर दूर खेड़ा अंबा माता नंदलाल मीणा का बाल्यकाल आज से 8 दशक के करीब हुआ, जब देश आजाद हुआ था और राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ आंचल में रियासतों का शासन चल रहा था। उसी दौर में एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ था नंदलाल मीणा का। ये वो समय था जब आदिवासी समाज जंगल, पहाड़ और नदी नालों के बीच प्रकृति के साथ जीते थे, पर साथ ही सामंती व्यवस्था, बेगार प्रथा और सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच की उपेक्षा का बोझ भी झेल रहा था। नंदलाल मीणा की माता घरेलू कार्यों के साथ जंगल से लकड़ी, महुआ, तेंदुपत्ता और जड़ी बूटियां व वन उपज ले जाकर महाजन बनिए सस्ते में इन्हें ले लेता और इसके बदले आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले देता, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में परिवार की मदद मिलती थी। बचपन से ही नंदलाल ने आर्थिक अभाव, गरीबी, अत्याचारों व संघर्ष और श्रम को बहुत करीब से देखा। उनका बचपन गुजर रहा था मिट्टी के बने घर के आंगन में, घास फूस की बनी छत के नीचे। वो धीरे धीरे चलने लगे और बड़े होने लगे। सभी बुजुर्ग महिला नंदलाल को आंगन में दौड़ाती और बोलती, एक दिन बड़ा होकर हम सभी की समस्याओं को दूर भगा देना और अपने पिता की तरह बहादुर बनना, कहकर हंसती रहती हैं। बचपन में पैरों में जूते नहीं, कपड़े सीमित, पर मन में जिज्ञासा थी, कुछ कर दिखाने का जोश, जुनून और जज्बा दिल में, और आंखों में सपने थे। नंदलाल अपने बचपन को प्रकृति की गोद में जी रहा था। वो हर तरह के जानवरों की आवाज को पहचानने लगा था। वो अपने मित्रों के साथ दिन भर मिट्टी में खेलते। वह भूख लगती तो पेड़ों में से फल तोड़कर खा लेते। वो हंसी खुशी से पूरा दिन गुजार देते। कभी कभी नंदलाल अपने बड़े भाई लाला मीणा
और तेजकरण मीणा के साथ सुबह होते ही गाय बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर निकल जाते और दिन भर नदी नालों पहाड़ों में से गुजरते हुए बकरियों को चराकर शाम को अपने घर पर आ जाते। कभी माता पिता के साथ खेतों में हल चलाने में हाथ बटाते। खेल के नाम पर कंचे, गिट्टे और लकड़ी के बने धनुष बाण ही उनके खिलौनों की दुनिया थी। वो हमेशा अपने भाइयों के साथ घर के कार्यों व खेती के कार्यों में सहयोग करते रहते। उस दौर में शिक्षा आदिवासी बच्चों के लिए लगभग सपना थी। स्कूल दूर थे और रियासत की व्यवस्था में आदिवासी समाज की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। फिर भी नंदलाल के मन में सीखने पढ़ने की ललक थी। जब इतिहास बदलने का समय आता है तो किसी एक युवक को इतिहास खुद चुन लेता है और वो थे नंदलाल। वे हमेशा अपने पिताजी, बड़े भाई व गांव के बुजुर्गों से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और पूर्वजों के संघर्ष की कहानियां सुनते, जो उनके व्यक्तित्व को गढ़ती चली गईं। रियासत काल की कठोरता का असर नंदलाल के बाल मन पर गहरा असर डाल रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे लगान और बेगार के कारण उनके जैसे आदिवासी परिवारों का शोषण किया जा रहा है। बाल्यावस्था में ही उनके भीतर अन्याय के प्रति चुप न रहने का भाव जन्म लेने लगा। नंदलाल मीणा का बाल्यकाल सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे आदिवासी समाज का एक प्रतिबिंब है, जिसने आजादी से पहले कठिन परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति, आत्मसम्मान और जीवन से जुड़ी प्रकृति को बचाए रखा। उनका बचपन संघर्षों की पाठशाला था, जिसने आगे चलकर उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाया। नंदलाल मीणा एक दिन अपने बड़े भाइयों के साथ पत्तों के बने हुए पत्तल पर भोजन कर रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आई कि कुछ भोजन हो तो दे दो। चारों भाई अपने हिस्से का भोजन खा चुके थे। तभी नंदलाल मीणा खड़ा हुआ और अपने हिस्से का भोजन उस बुजुर्ग महिला को दे दिया और बोले, माँ आप भोजन करो। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा एक दिन तुम बड़े बनकर हम सभी के मसीहा बनोगे। ये मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। और नंदलाल अपनी गर्दन अभिनंदन के लिए नीचे झुका देता है और बुजुर्ग महिला उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीष देकर अपने घर की ओर चली जाती हैं। सुबह हुई। सूरज धीरे धीरे अरावली पर्वतमाला के ऊपर से गुजरने लगा। नंदलाल भी अपने गांव में खेतों की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में एक साधु सामने से आते हुए नजर आया। नंदलाल सोचने लगा कि इन महाराज को तो कभी गांव में नहीं देखा। जैसे ही साधु महाराज सामने आते हैं, नंदलाल उनको हाथ जोड़कर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है। साधु महाराज बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना ले, रुकना नहीं है किसी भी हाल में। समस्याओं का हल बना ले, उठ, संघर्ष कर, सुख दुख को अपना हथियार बना ले। ये आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और नंदलाल अपने खेतों की ओर चला जाता है। आजादी की नींव केवल बड़े आंदोलनों से नहीं, बल्कि नंदलाल मीणा जैसे अनगिनत गुमनाम आदिवासी परिवारों के त्याग, श्रम और सहनशीलता बलिदान से रखी गई थी। एक दिन नंदलाल अपने पिताजी के साथ हाट बाजार प्रतापगढ़ को जाते हैं। वहां पर सब देखकर बहुत ही अचंभित होता है। कुछ सेठ साहूकार उनके मनमाने दामों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं और पुराना दिया हुआ पैसा चक्रवर्ती ब्याज की दर से ले रहे हैं। किसान तो रहे हैं हाथ जोड़कर कुछ पैसे मांग रहे, पर सेठ साहूकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। नंदलाल ये सब देख रहा है और आगे बढ़ने लगते हैं। पिता के साथ तभी आगे देखते हैं कि आदिवासी व निम्न जाति के महिलाओं पुरुषों को कुछ व्यक्ति ऊपर से पानी पिला रहे हैं। गलती से एक छोटे बच्चे ने मटके को हाथ लगा दिया तो उसको जोर जोर से पीटने लगे। ये सब देखकर नंदलाल अपने पिताजी को बोले, ये क्या है पिताजी? पिताजी बोले, बेटा ये तो वर्षों से प्रथा चली आ रही है ऊंच नीच छोटा बड़े की। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना जीवन तो संघर्ष करने के लिए ही बना है। ये सब देखकर नंदलाल मीणा की आंखों में तेज आंसुओं की धारा छलक पड़ी और उन आंसुओं के पीछे छिपी ज्वाला बाहर निकल पड़ी और नंदलाल बिना कुछ लिए अपने पिता के साथ पैदल पैदल अपने गांव की ओर चल पड़ा। ऊंचे नीचे रास्तों से होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। पूरे रास्ते में एक ही ख्याल कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या वो अलग इंसान है? ये किसने बनाई प्रथा? ये सोचता हुआ अपने पिता की उंगली पकड़े हुए अपने गांव आ जाता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और रात गहरी होने लगी। इधर उधर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी नंदलाल मीणा की माता बोली, नंद बेटा कुछ खाना खा लो। नंदलाल बोला, माँ मुझे भूख नहीं है। तभी माँ बोली, आज तुम्हारे पिता ने क्या खिला दिया जो भूख नहीं लगी? और नंदलाल अपनी गर्दन हिला देता है। माँ फिर बोलती है कि अपने भाइयों के पास सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नंदलाल बोला, हाँ माँ मैं सो जाऊंगा।
सारा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। केवल अकेला नंदलाल अकेला जाग रहा था और बार बार दिन की बात याद कर रहा था। तभी अचानक गांव की ओर कुछ सैनिक के घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जो अपने घोड़ों पर सवार होकर आते हुए नजर आते हैं। नंदलाल चुपचाप ये सब एक अनजान बनकर देखने लगा। वो एक घर के पास बने लकड़ियों के बाड़े के अंदर घुस जाते हैं और 2-3 बकरों को अपने साथ उठाकर ले आते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर नंदलाल मीना बहुत ही बेचैन हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये सब तो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, तो मेरे समाज परिवार वालों के साथ क्या क्या अन्याय होता होगा और उनको सहन करना पड़ता होगा। ये लोग मेरे समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ क्या क्या करते होंगे। आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली थी। नंदलाल मीना बार बार जमीन पर बिछे बिस्तरों से खड़ा होता और कभी घर से बाहर आता, कभी अंदर जाता। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ समाज की चिंता सता रही थी। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। तारों की रोशनी आसमान को पूरी तरह चमका रही थी और प्रकृति की औषधियां भी अपनी चमक में थीं, मानो कि आज कांठल की धरा पर स्वर्ग उतर आया हो। पूरी रात नंदलाल ने जागते हुए प्रकृति की आवाजों, ये जानवरों की आवाज में रात गुजार दी। सुबह हुई, मां नंदलाल को बोली, बेटा आंखें क्यों लाल हो रही हैं? क्या रात को सोया नहीं? नंदलाल चुपचाप अपने गांव में बने अंबा माता के मंदिर की ओर चला जाता है, बिना किसी सवाल का जवाब दिए। आज नंदलाल का मन बहुत उदास है। सभी गांववासी अपने अपने लकड़ी के बने बाड़ों के घरों में से अपने अपने पशुओं को निकालते हैं और अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। नंदलाल के पिता भी अपने बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। नंदलाल माता अंबा की मूर्ति के सामने बैठकर बोलता है, ये सब क्या है माँ? पूरी सृष्टि आपने बनाई है, पर ये ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा किसने बनाया है माँ? जवाब दो, कहकर माता रानी को नम आंखों से निहारने लगा और चुपचाप बैठा रहा। तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोरों से बजने लगी और चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। ये सब नंदलाल मीना चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। तभी मां अंबा की मूर्ति से एक फूल जमीन पर गिरता है और नंदलाल चौंक जाता है और इधर उधर देखता है, कोई भी नजर नहीं आता है और धीरे धीरे मां अंबा की मूर्ति के समीप जाता है और उस फूल को मां अंबा का आशीर्वाद समझकर खा लेता है और मंदिर से जैसे ही बाहर निकलता है और देखता है कुछ सेठ साहूकार एक महिला के शरीर पर पहने हुए आभूषणों को छीन रहे हैं और महिला मदद के लिए आवाज लगा रही है, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। सभी अपनी गर्दन नीचे किए चुपचाप जंगल की ओर निकल रहे हैं। नंदलाल ने हिम्मत की और सेठ को तेज आवाज में बोला, ये सब क्या कर रहे हो सेठ? गुस्से में लाल तता होकर बोला, तुम कौन हो? चले जाओ यहां से, हमारे रास्ते में मत आना, नहीं तो पिस दिए जाओगे। नंदलाल ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए बोला कि जो शोषण आप मेरे आदिवासी समाज व निम्न समाज का वर्षों से जो करते आए हो, वो अब नहीं करने दूंगा मैं। सेठ और सेठ के साथ में जो व्यक्ति थे जोरों से हंसे और बोले, ये हमको चुनौती देगा, ये छोटा सा बच्चा। नंदलाल की आंखों में मानो बदले की आग भड़क उठी हो और नंदलाल ने अपने पास रखे धनुष बाण से सेठ का निशाना लगा दिया और सेठ पर तीर से प्रहार कर दिया। ये सब देखकर सेठ और उसके साथी भाग पड़े। तभी वो सभी बुजुर्ग महिला नंदलाल के पास आईं और सभी ने आशीर्वाद दिया। नंदलाल मीना ने उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद किसी भी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जब तक जीऊंगा ये सारी गलत प्रथाओं को मैं बदल दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। मैं कभी अब पीछे नहीं हटूंगा और मैं पढ़ लिखकर इस लड़ाई को अपनी कलम से लड़ूंगा। अचानक तेज हवा चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी और बादलों ने भी पानी की बूंदें गिराकर नंदलाल की बात का समर्थन कर आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। एक दिन गांव के बच्चों की मुलाकात रास्ते में नंदलाल से हुई। बच्चों के हाथों में लकड़ी की तख्तियां थीं और साथ में दवात की शीशियां। ये दृश्य देखकर नंदलाल ठिठक गया। तभी नागजी ने उत्साह से कहा, भाई नंदलाल, हमारे क्षेत्र में एक महान, अत्यंत ज्ञानवान और संवेदनशील संत पधारे हैं। वे किसी भी तरह का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रखते, सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। उनका नाम है स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज। वे इस समय बमोतर में ठहरे हुए हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। एक बार तुम भी उनके पास चलो, जीवन का सच्चा मार्ग मिलेगा। ये सुनकर नंदलाल का मन आनंद से भर उठा। उसने नाग जी को गले लगाते हुए कहा, अब हम सब साथ चलेंगे,
साथ पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। सभी मित्र मिलकर प्रसन्न होकर पास की नदी में स्नान करने चले गए। हंसी खुशी के बीच समय बीतता गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सब अपने अपने घरों की ओर लौट आए। रात को सोते समय नंदलाल नाग जी की बातों को याद करता रहा। मन में प्रश्न उठता रहा, क्या ये सच है? क्या वास्तव में ऐसे गुरुदेव भी होते हैं जो हम जैसे गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं? इन विचारों में डूबा हुआ वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह सूरज उगा। उसकी किरणें धीरे धीरे अंधकार को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। तभी बाहर से नाग जी की आवाज आई, चलो नंदलाल, आज गुरुशाला चलना है। नंदलाल प्रसन्नचित भरे मन के साथ बाहर निकला और देखा कि बाहर कन्हैया लाल, किशन लाल, केसर सिंह, शंभू दयाल, नारायण लाल, चुन्नी लाल, रामचंद्र और बाबूलाल सभी पहले से ही अपना कपड़े से बना थैला टांगे खड़े थे। नंदलाल भी अपनी लकड़ी की तख्ती उठाकर उनके साथ शांतिनाथ बमोतर स्थित गुरुशाला की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे गुरुशाला के द्वार पर पहुंचे, सामने धोती, कुर्ता और भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक तेज प्रकाश वाले गुरुदेव खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके मुखमंडल से मानो दिव्य प्रकाश चमक रहा था और उनकी सादगी से प्रकृति ने भी अपनी प्यारी छटा रंग बिरंगे फूल खिलाकर अपनी छटा बिखेर रखी थी। ऐसे थे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज। नंदलाल के मन में उसी क्षण भाव उमड़ पड़े, यही मेरे गुरुदेव हैं। सभी बच्चों ने भीतर प्रवेश किया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। जैसे ही नंदलाल ने चरण छुए, गुरुदेव ने उसे दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, ज्ञान वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तुम मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो। सभी भूमि पर बैठ गए। गुरुदेव ने अपनी अमृत वाणी में शिक्षा देना प्रारंभ किया और कहा, पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजर झुकती है? किस्मत के हर पन्ने पर लिखना पड़ता है स्वयं। जिसमें मशाल का जज्बा हो वही दीप जलाना पड़ता है। गुरुदेव की वाणी सभी के हृदय में उतरती चली गई। नंदलाल तो मानो उस ज्ञान में पूरी तरह डूब गया। शाम ढलने पर गुरुदेव ने सबको घर लौटने का संकेत दिया। सभी ने अपनी तख्तियां उठाईं, प्रणाम किया और ऊंचे नीचे पथों से होते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। रात को नंदलाल के पिता ने पूछा, बेटा, आज गुरुशाला जाकर कैसा लगा? नंदलाल भाव विभोर होकर बोला, पिताजी, उनसे मेरा कोई पुराना नाता है ऐसा लगता है, जैसे किसी पूर्व जन्म में या किसी और युग में हम साथ रहे हों। उनसे मिलकर मन बहुत शांति से भर गया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। पिता ने नंदलाल को सीने से लगा लिया और कहा, अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। सुबह की पहली किरण के साथ नंदलाल उठा, पास बहती नदी में स्नान किया, गुरुदेव का नाम लेकर प्रणाम किया और गुरुशाला की ओर चल पड़ा। रास्ते में सभी मित्रों को पुकारते हुए वे साथ चलने लगे। गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश में डूबते उतरते हुए समय बीतता चला गया। एक दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, नंदलाल, कल अपने घर से मेरे लिए भोजन लेकर आना। नंदलाल ये सुनकर सोच में पड़ गया। गुरुदेव इतने महान हैं, फिर भी उन्होंने मुझ जैसे गरीब आदिवासी बालक से भोजन क्यों मंगवाया? उनमें ऊंच नीच का कोई भाव क्यों नहीं? वो घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ, कल गुरुदेव के लिए भोजन बनाना है। माँ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अगले दिन भोर में उठकर उसने मिट्टी के चूल्हे को साफ किया, कुएं से पानी लाकर मिट्टी के बर्तनों में मक्का की राबड़ी और छाछ तैयार की। वो भोजन नंदलाल को सौंप दिया। नंदलाल अपने मित्र नाग जी के साथ गुरुशाला पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया और भोजन अर्पित किया। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, आज ये भोजन हम सब साथ बैठकर ग्रहण करेंगे। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। उसके बाद बच्चे कपड़े से बनी गेंद से खेलने लगे। हंसी, सरलता और समता से भरा वो दृश्य गुरुशाला को आनंद से भर रहा था। यहीं से नंदलाल के जीवन में ज्ञान, सेवा और समता का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। तभी अचानक अंबा माता के पास एक मकान के अंदर शंकरपुरी गोस्वामी ने भी बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। शंकरपुरी जी का जीवन एक साधारण व्यक्तित्व का था। धोती, कुर्ता, सफेद रंग, भगवा साफा पहनकर आदिवासी आंचल में शिक्षा का प्रसार प्रचार करने लगे। सभी बच्चे उनको 1 महीने का 1 टक्का देते और ज्ञान प्राप्त करते। एक बार लगातार बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। सभी फसलें खराब हो गईं और सभी गांववासी दुखी होने लगे।
जो घर पर राशन था वो भी धीरे धीरे सभी के घरों में खत्म होने लगा। सभी एक दूसरे के पास से अनाज लेकर परिवारों का पालन पोषण करने लगे। सेठ साहूकार ने भी उधार अनाज देने से मना कर दिया। इस घड़ी में सेठ साहूकार इंतजार कर रहे थे आदिवासी व निम्न वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। सभी गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और कहा कि सभी एक दूसरे की मदद करें और घबराएं नहीं, और जंगल में से कंद मूल फल लाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे बरसात रुकी और चारों तरफ हरे चारे की घास बड़ी बड़ी हो गई, जिसको गांववासी काटकर हाट बाजार में बेचने लगे और अपने परिवार के लिए राशन लाकर परिवार का पालन पोषण करने लगे। दुख का समय ज्यादा दिन नहीं रहता है और हिम्मत नहीं हारने वाले की विजय जरूर होती है। नंदलाल भी अपने दोस्तों के साथ घास को काटते और हाट बाजार में बेचकर पैसा लाते और अपनी आवश्यक सामग्री खरीद लेते। समय गुजर रहा है और नंदलाल भी बड़े होने लगे। सभी दोस्त मिलकर खेलों और पढ़ाई में अपना समय गुजारने लगे और प्रेम पूर्वक सभी समाज के बच्चे साथ में रहकर एक नए इतिहास को रचने की तैयारी करने लगे। स्वामी स्वतंत्रतानंद महाराज रोज सभी बच्चों को जीवन जीने व समाज को मजबूत बनाने, समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने व संघर्ष करने की शिक्षा देने लगे। और एक दिन नंदलाल को बोले, आपका नाम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में लिया जाएगा। और समय गुजर रहा था कि आदिवासी समाज के बच्चों की शिक्षा को देखकर सामंतवादी लोग जलने लगे और छोटे बच्चे व परिवार वालों को डराने धमकाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये निम्न वर्ग का समाज शिक्षित हो गया तो फिर हमारे कार्यों को कौन करेगा। ये आगे चलकर अपने अधिकारों की मांग करेंगे। हमें इनको शिक्षित नहीं होने देना है, ये जैसे हैं वैसी ही रखना है। कुछ परिवार उनके डर की वजह से बच्चों को गुरुकुल जाने से रोकने लगे और सेठ साहूकारों की दुकानों पर मजदूरी करने के लिए भेजने लगे। ये सब देखकर नंदलाल का मन बहुत उदास होने लगा और एक दिन नंदलाल नागजी के पास जाकर बातें करता है कि भाई, धीरे धीरे अपने दोस्त शिक्षा को छोड़ रहे हैं। हम किस तरह से सामंतवादी लोगों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या अपनी सामाजिक हालत यही रहेगी या कोई बदलाव होगा? दोनों सोच में पड़ जाते हैं और चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगती है, मिट्टी की आंधी आने लगती है और दोनों निर्णय लेते हैं कि अपने दोस्तों को समझाने का कार्य करते हैं। और दोनों रात को अपने दोस्तों को जब गांव सो जाता एक जगह पर एकत्रित करते हैं और सभी दोस्त घर वालों से डरते हुए चुपचाप एक जगह पर एकत्रित होते हैं और अपनी पढ़ाई पर चिंता करते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज तेज होने लगती है और सुबह गुरुदेव के पास जाने का निर्णय लेकर अपने घरों को चले जाते हैं और सो जाते हैं। तभी अचानक गांव के अंदर एक जंगली जानवर जरक आ जाता है और लकड़ी के बने पशुओं के बाड़े में घुसकर कई पशुओं को खा जाता है और जख्मी कर देता है और जोर जोर से आवाज निकालता है और गांव से घने जंगलों में चला जाता है। सुबह हुए सभी ग्रामवासी अपने पशुओं को जख्मी देखकर बहुत दुखी होते हैं और पूरे गांव में दुख का माहौल बन जाता है। तभी नंदलाल अपने दोस्त नागजी किशनलाल के साथ गांव में निकलते हैं घूमने के लिए और गांव वालों को रोते हुए देखकर एक बुजुर्ग को पूछने लगते हैं कि बा साहब क्या हुआ? बा साहब नम आंखों से बोलता है कि रात को ऐसा कोई जंगली जानवर आया जो गांव में बहुत सारे पशुओं को खा गया है, और रोने लगे। नंदलाल और नागजी ये सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी आगे चले और देखा कि वहां पर भी कुछ ग्रामवासी अपने पशुओं को जख्मी व मरा हुआ देखकर रो रहे हैं। पूरे गांव में दुख के बादल छा गए। तभी नागजी ने नंदलाल को बोला कि आज रात को हम सभी दोस्त मिलकर उस जंगली जानवर से गांव को भयमुक्त और सुरक्षित करेंगे। कहकर आगे चल देते हैं और अपने सभी साथियों को एकत्रित करते हैं और बोलते हैं कि आज रात को हम सभी को जागकर उस जंगली जानवर से गांव को भय मुक्त करना है। सभी रात को अपने हथियारों के साथ जंगल के बाहर मिलना। ये कहकर अपने अपने घर पर चले जाते हैं और धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और रात होने लगी। सभी दिन में बताई हुई जगह पर एकत्रित होने लगे अपने धनुष बाण के साथ। तभी अचानक जंगल में से बहुत आवाज आई। एक घड़ी के लिए सभी उस आवाज को सुनकर डर गए, पर सभी ने मिलकर वादा किया था गांव को सुरक्षित करने का, और चुपचाप पेड़ों की ओट में छिपकर जंगल की ओर देखने लगे। तभी अचानक जंगल में से तेज आवाज करता हुआ जंगली जानवर जरक आया और उसके रूप को देखकर सभी डर गए। तभी नंदलाल और नागजी ने बोला कि हिम्मत नहीं हारना है,
सभी अपने धनुष बाण से इस पर वार करो। काफी देर तक सभी की लड़ाई उस जानवर से चलती रही और आखिर में उस जानवर को जख्मी करके भगाने के लिए सभी ने मजबूर कर दिया और सभी अपने अपने घरों पर आकर सो गए। जीवन में हमेशा प्रकाश उत्पन्न रखना और मेरी शिक्षा के प्रकाश को पिछड़े हुए लोगों में हमेशा प्रसार प्रचार करना और आगे बढ़ते रहना और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना। अब नंदलाल शिक्षा लेने के लिए प्रतापगढ़ कस्बे में स्थित पंडिया जी का बंगला में स्थित छात्रावास में, जिसके अंदर सभी उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वहां पर उन्हें 6वीं क्लास के अंदर प्रवेश मिल गया था। नंदलाल और उनके दोस्तों को बहुत खुशी हुई आगे बढ़ने की और पढ़ाई करने की, पर छात्रावास में सभी उच्च वर्ग के बच्चों को बहुत बुरा लगने लगा और वो एक दूसरे को बोलने लगे कि अब निम्न वर्ग के बच्चे भी अपनी बराबरी करेंगे, जिनके पास नहीं कोई पहनने को कपड़े हैं और नहीं पढ़ने की किताब। तभी एक बोला, उनको इस छात्रावास में से परेशान करके भगाओ, नहीं तो ये हम सब की बराबरी करेंगे, कहकर निकल गए। सो जाते हैं और सुबह हुई, सभी बच्चे अपने अपने कार्य पर लग गए। इधर नंदलाल और नागजी सभी खड़े हुए और गुरुदेव का ध्यान करने लगे। तभी कुछ बच्चे आए और बुरा भला कहकर निकल गए। समय गुजर रहा था। रोज उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल और उनके साथियों को परेशान करने लगे। ये सब देखकर नंदलाल और उसके साथी दुखी रहने लगे और कई साथी उनकी यातना को सहन नहीं कर पाए और अपने गांव की ओर निकल गए। एक दिन नंदलाल ने उच्च वर्ग के बच्चों को कहा, भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? क्या शिक्षा लेना हमारा अधिकार नहीं है? क्या ज्ञान क्या उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही बना है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं? ये सुनकर उच्च वर्ग के बच्चे बोले, हाँ, ज्ञान उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए ही बना है। निम्न वर्ग के बच्चों को तो सिर्फ मजदूरी, बेगार आदि करने का ही हक है। ये सुनकर नंदलाल को ये मानो कोई दिल पर गहरा धक्का लग गया हो और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा और बोला, भाई हमको भी पढ़ने दो। तभी उच्च वर्ग के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और नंदलाल उनके साथी चुपचाप ये सब मौन बनकर देखने लगे। तभी एक छात्र बोला, आप एक ही शर्त पर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, अगर मंजूर हो तो बोलो। नंदलाल ने बोला, हाँ मंजूर है, क्या शर्त है? तभी वो छात्र बोला, आपको हमारे साथ फुटबॉल का मैच खेलना होगा। अगर आप जीते तो छात्रावास में पढ़ाई करना और हार गए तो अपनी गर्दन नीचे किए अपने गांव को चले जाना। नंदलाल ने बिना सोचे ही हाँ कर दी और सभी अपने अपने छात्रावास। नंदलाल मीना बहुत गहरी सोच में बैठा था और सोच रहा था कि क्या हम इनसे मैच में जीत पाएंगे या फिर शिक्षा हमारे लिए सपना ही रह जाएगा? क्या हमारा समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? तरह तरह के सवाल मन में उत्पन्न होने लगे। रात गहरी होने लगे, तारों ने अपने चमक से पूरे आसमान को रोशन कर रखा था। तभी नंदलाल मीना की नजर आसमान की ओर जाती है और देखता है कि बिना चंद्रमा के भी पूरा आसमान चमक रहा है, वो भी छोटे छोटे तारों से। ये देखकर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब तारे गगन को रोशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? इनसे हम अवश्य खेल में जीतेंगे और मन में जीत का संकल्प लेकर सो जाता है। धीरे धीरे मैच का समय नजदीक आने लगा। उच्च वर्ग के बच्चों ने निर्णय लिया कि इनको छात्रावास से घर पर भेजना है, वो भी हराकर। इधर नंदलाल मीना भी अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है कि मैच नहीं, हमारे जीवन के लिए चुनौती है, इसका डटकर मुकाबला करना है। सभी गर्दन हिला देते हैं। अब वो समय आ गया फैसले का। दोनों पक्ष अपनी अपनी टीम के साथ मैदान में सभी आ जाते हैं और फुटबॉल का मैच शुरू होता है। काफी देर तक मैच का खेल चलता रहा और नंदलाल व उनके साथी जख्मी हो गए, पर बात जीवन की थी। आखिर नंदलाल और उनके दोस्तों की विजय हुई। सभी दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और नंदलाल मीना के कुछ दोस्त अपने घर जाने की बात बोलने लगे। तभी नंदलाल मीना ने अपनी बुलंद आवाज में बोला, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है यही अरमान, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये शब्द सुनकर नंदलाल के सभी दोस्त नागजी, शिवलाल, मंगल, नारायण, कन्हैया, किशनलाल, केसर सिंह, चुन्नीलाल नंदलाल के करीब आ जाते हैं और नंदलाल मीना के इधर उधर खड़े हो जाते हैं। तभी नंदलाल गरज कर बोलता है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैंने कांठल की माटी में पलकर मैंने संघर्ष से अपने बचपन को सींचा है। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सभी उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल की ओर देख रहे हैं और नंदलाल मीना की आंखों से तेज चमक निकल रही है
और आवाज मानो कि कोई शेर जंगल में दहाड़ रहा है जैसे। नंदलाल मीणा अभी रुकता नहीं है और बोलता है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के शोर में रहकर भी, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये सब शब्द सुनकर उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल मीणा के समीप आ जाते हैं और नंदलाल को और उनके दोस्तों को अपने गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आज से हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और एक भाई की तरह से साथ रहेंगे और ये ऊंच नीच छोटा बड़ा की प्रथाओं को मिलकर खत्म करेंगे। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है, नए युग की शुरुआत होती है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो